लेकर पार्टी पदाधिकारियों की भूमिका और रणनीति पर भी चर्चा की गई। बीजेपी की बैठक में वंदे मातरम के अपमान पर कांग्रेस के खिलाफ प्रस्ताव भी पास किया गया। साथ ही देश भर में इसे लेकर अभियान चलाने पर मंथन किया गया। उस पर हमारी खास रिपोर्ट। दिल्ली में बीजेपी बैठक की इस तस्वीर को देख लीजिए। इस बैठक की पहली पंक्ति में महिलाओं को जगह दी गई, यानी बीजेपी महिला शक्ति का सम्मान कर देश के उनके योगदान को नमन कर रही है। इससे पहले बीजेपी मुख्यालय पहुंचने पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पीएम मोदी का स्वागत किया। इसके बाद पीएम मोदी ने नवनियुक्त पदाधिकारियों के साथ मुलाकात की। पीएम मोदी ने नवनियुक्त पदाधिकारियों के साथ फोटो भी खिंचवाया, जिसमें महिलाओं को सबसे आगे जगह दी गई। दिल्ली में नितिन नवीन की नई टीम के साथ बैठक में पीएम मोदी ने नवनियुक्त पदाधिकारियों को सफलता का मंत्र दिया है। वहीं इससे पहले की बैठकों में आगामी चुनाव में कांग्रेस के खिलाफ घेरेबंदी की रणनीति तैयार की गई। बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने कांग्रेस को वंदे मातरम के मुद्दे पर घेरा। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर मुस्लिम लीग होने का आरोप भी लगाया। 1923 में काकीनाडा आंध्र प्रदेश में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। उस समय पंडित विष्णु दिगंबर जी गाने वाले थे वंदे मातरम, संपूर्ण वंदे मातरम, मगर कांग्रेस के अध्यक्ष मौलाना मोहम्मद अली वो वॉकआउट करते हैं कि मैं नहीं गाने दूंगा संपूर्ण वंदे मातरम। और 1923 के उस प्रकरण के बाद 1937 में पहली बार नेहरू जी के कहने पर वंदे मातरम को विभाजित किया जाता है, उसे तोड़ दिया जाता है, केवल एक हिस्सा ही गाया जाता है। संबित पात्रा ने सीडब्ल्यूसी में वंदे मातरम के 2 पैरा गाने वाले रेजोल्यूशन पर सवाल उठाते हुए पूछा कि पार्लियामेंट बड़ा है या सीडब्ल्यूसी बड़ी, किसके आधार पर देश चलेगा? पार्लियामेंट में जो निर्णय होंगे उसके आधार पर देश चलेगा, या फिर सीडब्ल्यूसी में जो निर्णय लिए जाएंगे, जो रेजोल्यूशन लिए जाएंगे, उसके आधार पर देश चलेगा? जब पार्लियामेंट में नियम बनते हैं, जब पार्लियामेंट में कानून पारित होते हैं, उस समय कांग्रेस पार्टी के लोग पार्लियामेंट में सीढ़ी में बैठे रहते हैं। क्या देश की जनता ने इसीलिए कांग्रेस को संसद में भेजा है? आज कांग्रेस पार्टी ने जानबूझकर तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ाया है। यह कोई राजनीतिक विषय नहीं है, हम भी इसमें पीछे नहीं हटने वाले हैं। 2 नेशन थ्योरी को 1937 के कांग्रेस रिजोल्यूशन ने बोया था, वहां आरंभ हुआ था। पुनः यह जो कोशिश की गई है, इस कोशिश को किसी भी कीमत पे हम आगे नहीं बढ़ने देंगे। बीजेपी की तरफ से तरुण चुग ने वंदे मातरम पर कांग्रेस को घेरा, तो वहीं महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता नाना पटोले ने वंदे मातरम पर बीजेपी का जवाब दिया। कांग्रेस का झंडा और एजेंडा मुस्लिम लीग के कार्यालय में सरेंडर कर दिया है और मुस्लिम लीग का विभाजनकारी एजेंडा लेकर आज कांग्रेस के सभी नेता निकले हैं। कोई नेता कैसे भारत के राष्ट्रीय गीत को काट सकता है? 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है राष्ट्रीय गीत। तो मुझे लगता है कि वंदे मातरम का विरोध तो कोई नहीं करेगा। तो वंदे मातरम के बारे में इन लोगों को क्या, जो जंतर मंतर पे इनको सबक दिया जैन जी ने, उसके डर के वजह से वंदे मातरम की बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि वंदे मातरम पे राजनीति नहीं हो सकती। बीएचपी नेता विनोद बंसल ने वंदे मातरम को लेकर कांग्रेस पर अटैक किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस का दोमुहा चेहरा जनता के सामने आ गया है। विनोद बंसल ने कांग्रेस से पूछा कि वंदे मातरम में ऐसा क्या है जिससे कांग्रेस भाग रही है। जो वंदे मातरम है, वंदे मातरम में ऐसा कुछ विवादास्पद नहीं है, लेकिन हाँ कुछ कट्टरपंथी लोग हैं। अगर इसको काटा जाता है तो निस्संदेह उनके सामने सरेंडर करने जैसी बात होगी। कांग्रेस ने अभी भी जो है वही निर्णय किया है कि कट्टरपंथी मुस्लिम जिहादियों और अतिवादियों के सामने उन्होंने सीधे सीधे सरेंडर कर दिया है, लेकिन ये सरेंडर बहुत महंगा पड़ेगा कांग्रेस को। वंदे मातरम पर कांग्रेस ने 2 पैरा गाने का जो फैसला लिया है, वो कांग्रेस के लिए शाह बानो केस जैसी मुसीबत खड़ा कर रहा है। बीजेपी इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस को देश विरोधी साबित करने में जुटी है, लेकिन कांग्रेस 2 पैरा गाने के फैसले पर अभी भी अड़ी हुई है। ऐसे में कांग्रेस का यह फैसला आने वाले चुनाव में उसे भारी नुकसान पहुंचा सकता है। हालांकि अब देखना यह है कि बीजेपी दिल्ली में हो रही बैठक में वंदे मातरम को लेकर कांग्रेस के खिलाफ
क्या रणनीति अपनाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।